रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आगे आप लोग वे देखने जा रहे हैं जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा है। तो चलिए देखते हैं। ध्यान दें, आज तीसरा सीरीज है जिसमें परिचालन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देने के लिए दो संकेती व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल से आगे कितनी पर्याप्त दूरी साफ होनी चाहिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है 400 मीटर। दो संकेती व्यवस्था में यानी टू एस्पेक्ट में प्रथम रोक सिग्नल से आगे, जो कि ब्लॉक ओवरलैप के नाम से जाना जाता है, लाइन क्लियर देने के लिए ये जो दूरी होती है ब्लॉक ओवरलैप, तो कितनी साफ होनी चाहिए? 400 मीटर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, इससे पहले कि ये देखते हैं कि हाइट गेज किसकी सुरक्षा करता है, तो इसका सही आंसर है OHE का। ठीक, हाइट गेज जो है OHE का सुरक्षा करता है, क्योंकि OHE के सुरक्षा के लिए हाइट गेज लगा रहता है। संपार पे कभी कभी जब हाइट गेज टूट जाता है तो तुरंत संपार के बैरियर को गिरा दिया जाता है ताकि OHE सुरक्षित रह जाए। ठीक, तो पहला सीरीज में इसको गलत से संपार बोल दिया गया था। ध्यान रखें कि हाइट गेज किसकी सुरक्षा करता है? OHE का। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस स्टेशन पर केवल आउटर सिग्नल और होम सिग्नल लगे हैं वह किस प्रकार का स्टेशन होता है? दोस्तों, वो B क्लास सिंगल लाइन दो संकेती व्यवस्था का स्टेशन होता है। B क्लास सिंगल लाइन दो संकेती व्यवस्था का स्टेशन होता है। ध्यान रखें कि जिस स्टेशन पर केवल आउटर सिग्नल और होम सिग्नल लगे हैं, ठीक, ये न्यूनतम सिग्नल है एक तरह से। तो जिस स्टेशन पर केवल आउटर सिग्नल और होम सिग्नल लगे हैं वो B क्लास सिंगल लाइन द्विसंकेती व्यवस्था में होता है। टू एस्पेक्ट में होता है, सिंगल लाइन में होता है और B क्लास में होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, किसी आगमन सिग्नल को ऑफ करने के लिए सिंगल लाइन बहुसंकेती व्यवस्था में कितनी दूरी और कहां से साफ देखी जाएगी? तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट से देखी जाएगी। 120 मीटर दूरी साफ होनी चाहिए। ये सिग्नल ओवरलैप है। ठीक, ये बहुसंकेती मल्टी एस्पेक्ट में सिग्नल ओवरलैप की दूरी है। ठीक, और देखी कहाँ से जाएगी? आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट से। कहाँ से देखी जाएगी? आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट से, सिंगल लाइन में। ध्यान दीजिए, इस सिंगल लाइन में देखी जाएगी आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट से 120 मीटर। ठीक, बहुसंकेती व्यवस्था में होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है, प्रश्न था कि किसी आगमन सिग्नल को ऑफ करने के लिए सिंगल लाइन बहुसंकेती व्यवस्था में कितनी दूरी या कहां से साफ होनी चाहिए? तो आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट से होनी चाहिए, 120 मीटर दूरी होनी चाहिए। ये सिग्नल ओवरलैप कहलाता है। तो सिग्नल ओवरलैप कहलाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है, स्टेशन की दोनों तरफ के बाहरी रोक सिग्नल के बीच स्थित गेट को क्या कहते हैं? तो देखिए, ये ट्रैफिक गेट होता है जो स्टेशन के दोनों तरफ के बाहरी रोक सिग्नल के बीच स्थित होता है। बाहरी रोक सिग्नल के, बेरोक नहीं, बाहरी रोक सिग्नल, चाहे वो होम हो या आउटर हो, तो दोनों तरफ के बाहरी रोक सिग्नल के बीच स्थित होता तो वो ट्रैफिक गेट होता है। अब बाहरी रोक सिग्नल से बाहर का जो गेट होता है वो इंजीनियरिंग गेट होता है। ठीक, इसमें डिस्टेंस को नहीं देखेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो बेरोक सिग्नल होता है, परमिसिबल। इसमें रोक सिग्नल को देखते हैं। तो दोनों तरफ के बाहरी रोक सिग्नल के बीच स्थित जो गेट होता है वो ट्रैफिक गेट होता है। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है कि B क्लास डबल लाइन बहुसंकेती व्यवस्था में मिनिमम सिग्नल क्या होता है? तो B क्लास डबल लाइन बहुसंकेती व्यवस्था में मिनिमम सिग्नल में डिस्टेंट होम स्टार्टर होता है। B क्लास डबल लाइन बहुसंकेती व्यवस्था में कम से कम सिग्नल डिस्टेंट होम और स्टार्टर होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड कहाँ पाया जाता है? ध्यान दे दोस्तों, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड डबल लाइन बहुसंकेती व्यवस्था में होता है जहां कोई पॉइंट न हो या पहला पॉइंट टेलिंग पड़ता हो तो वहीं पे इसे लगाया जाता है। ठीक, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड कहाँ पाया जाता है? डबल लाइन बहुसंकेती व्यवस्था में पाया जाता है। और ये कहाँ लगा होता है? तो जहाँ कोई पॉइंट नहीं होता है या पहला पॉइंट टेलिंग होता है वहीं BSLB को लगाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 7 नंबर है कि शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, लिखित प्राधिकार। हाँ, इसे ध्यान रखिए कि ये पूर्वोत्तर रेलवे को यदि छोड़ दिया जाए तो और जगह पे 5.10, ठीक, GNSR के रूल 5.10 का एक मेमो होता है। तो उसके अनुसार यानी प्राधिकार पे 5.10 प्राधिकार पे, मेमो नहीं प्रपत्र,
ठीक। तो 5.10 प्रपत्र पे इसे पार किया जाता है। परंतु पूर्वोत्तर रेलवे में चाहे वो इज्जतनगर डिवीजन हो, लखनऊ डिवीजन हो या बनारसी डिवीजन हो, पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों डिवीजन में इसे लिखित मेमो, और वो मेमो किस आधार पे होता है, G&SR के रूल नंबर 5.10 के अनुसार दिया जाता है। लिखित मेमो पे शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करते हैं। ठीक। और अगर पूर्वोत्तर रेलवे को छोड़ दिया जाए तो और जगह इसके लिए प्रपत्र बना हुआ है। तो शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार दिया जाता है, लिखित प्राधिकार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, शंट सिग्नल किस रोक सिग्नल को छोड़कर सभी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर, प्रथम रोक सिग्नल को छोड़ करके शंट सिग्नल जो है प्रथम रोक सिग्नल को छोड़ के किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। ठीक। कहाँ, प्रथम रोक सिग्नल, प्रथम रोक सिग्नल में जैसे होम हुआ, आउटर हुआ। ठीक। तो इसको छोड़ करके वो किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है शंट सिग्नल को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए शंट सिग्नल या कॉलिंग ऑन सिग्नल में यही है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है अंतिम रोक सिग्नल को छोड़ के किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है, और शंट सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल को छोड़ के किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल किस रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो यहाँ अंतिम रोक सिग्नल, यानी कि कॉलिंग ऑन को अंतिम रोक सिग्नल को छोड़ के, अंतिम रोक सिग्नल कौन हुआ, जैसे में एडवांस को भी अंतिम रोक सिग्नल कहते हैं, मुख्य रूप से एडवांस ही होता है, लेकिन जहां पे वो अंतिम रोक सिग्नल के तरह कार्यरत हो। ठीक। अधिकांशतः एडवांस ही अंतिम रोक सिग्नल होता है। ठीक। तो अंतिम रोक सिग्नल को छोड़ करके, ठीक, ध्यान रखें दोस्तों कि कहीं ये ना सोचना कि हमेशा एडवांस ही होगा। ठीक। कहीं कहीं मान लीजिए जहां एडवांस नहीं लगा है, केवल स्टार्टर है, तो वहां वही अंतिम रोक सिग्नल हो गया। ठीक। तो अंतिम रोक सिग्नल को छोड़ के किसी भी रोक सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन लगाया जाएगा, और प्रथम रोक सिग्नल को छोड़ के किसी भी रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल लगाया जा सकता है। ठीक। तो चलिए 9 नंबर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शंट सिग्नल का विवरण GR के किस नियम में दिया गया है। ठीक। शंट सिग्नल का विवरण जो है तो GR के 3.14 में दिया गया है। ठीक। ऐसे शंटिंग प्राधिकार जो होता है T806 होता है, लेकिन ध्यान रखें कि शंट सिग्नल का विवरण जो है 3.14 में दिया गया है। शंट सिग्नल का विवरण कहाँ दिया गया है, GR के किस नियम में, जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स के, यानी सामान्य सहायक नियम के 3.14 में शंट सिग्नल का विवरण दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, कॉलिंग ऑन सिग्नल का विवरण GR के किस नियम में दिया गया है। तो कॉलिंग ऑन का विवरण 3.13 में, ध्यान दे दोस्तों कि कॉलिंग ऑन के यदि GR में आप विवरण देखेंगे तो 3.13 में है, 3.45 में है, 3.79 में है, यानी कि 3 जगह है। परंतु जो कॉलिंग ऑन से प्रश्न पूछी जाएगी कि कॉलिंग ऑन सिग्नल का विवरण GR के किस नियम में है, तो मुख्य रूप से 3.13 को माना जाता है। 3.13 में कॉलिंग ऑन का, क्योंकि 3.45 और 3.79 अलग अलग चीज है, पार करने का कैसे है क्या है, लेकिन मुख्य रूप से जो विवरण है तो कॉलिंग ऑन सिग्नल का विवरण 3.13 में है। उसी के जस्ट बाद 3.14 में शंट सिग्नल का विवरण है। यहाँ क्वेश्चन है 11 नंबर की कॉलिंग ऑन सिग्नल का विवरण GR के किस नियम में है। तो ये GR के 3.13 में है, और उसके बाद यदि शंट सिग्नल आ जाएगा तो 3.14 में। ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बहुसंकेती सिग्नल में रोक सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होती है। तो देखिए बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में रोक सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी 200 मीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों, 200 मीटर। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि कार्यस्थल से 30 मीटर की दूरी पर स्पीड इंडिकेटर लगा हो तो स्पीड इंडिकेटर से कॉशन इंडिकेटर के बीच की दूरी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्पीड इंडिकेटर से कॉशन इंडिकेटर के बीच की दूरी, लेकिन एक शर्त है साथ साथ में कि यदि कार्यस्थल से 30 मीटर की दूरी पर स्पीड इंडिकेटर लगा हो, 30 मीटर की ही दूरी पे रहता है, तो 30 मीटर की दूरी पे स्पीड इंडिकेटर लगा है तो स्पीड इंडिकेटर से कॉशन इंडिकेटर के बीच की दूरी 770 मीटर। कितना होगा, 770 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें। क्वेश्चन तो इसमें 100 बेस्ट डाला गया है। ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 14, जब डबल डिस्टेंस लगा हो,
क्या हो, जब डबल डिस्टेंट लगा हो तो डिस्टेंट सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होगा, 2 पीला होगा। कैसा होगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 2 पीला। जब डबल डिस्टेंट लगा हो तो डिस्टेंट सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट 2 पीला होगा। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, कितना TBU होने पर, ट्रेन व्हीकल यूनिट होने पर गेट सिग्नल से अटैच होगा। देखिए यदि 25,000 से अधिक TBU हो जाता है तो गेट को सिग्नल से अटैच कर दिया जाता है। नियमतः नियम ये है, ठीक, कि कितना TBU होने पर गेट सिग्नल से अटैच होगा, 25,000 से अधिक होने पर। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रेन पार्ट होने पर गार्ड द्वारा रात में कैसा संकेत दिया जाएगा। देखिए सफेद बत्ती ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे सफेद बत्ती दिखाएगा। जब ट्रेन पार्ट हो जाती है तो गार्ड द्वारा रात में सफेद बत्ती ऊपर नीचे किया जाएगा। अगला आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि स्वैच्छिक गाड़ी विभाजन में गार्ड द्वारा लोको पायलट को जाने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा। देखिए जो स्वैच्छिक गाड़ी विभाजन है यानी पार्टिंग नहीं, डिवाइडिंग, स्वेच्छा जो इच्छा से किया गया है वो डिवाइडिंग है, ठीक। और जो अपने आप किसी मतलब दुर्घटनावश किसी कारणवश टूट के पीछे रह गई है तो वो पार्टिंग है, ठीक। तो स्वैच्छिक गाड़ी जो विभाजन जो होता है डिवाइडिंग कहते हैं। तो स्वैच्छिक गाड़ी विभाजन में गार्ड द्वारा लोको पायलट को जाने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा, T609। कौन सा दिया जाएगा दोस्तों, T609। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, EUYN बटन को क्या कहते हैं। इमरजेंसी रूट कैंसिलेशन बटन है, ये पैनल पे पाया जाता है। कहाँ होता है दोस्तों, पैनल पे, इमरजेंसी रूट कैंसिलेशन बटन, EUYN। अगली प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, अग्निशामक यंत्र को कितने महीना पर जांच और कितने महीना पर रिफिलिंग कराया जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों कि 3 महीना पे अग्निशामक यंत्र का जांच होता है, ठीक, और 12 महीना पे रिफिलिंग कराया जाता है। भरने वाला काम जो है 12 महीना पे रिफिलिंग और 3 महीना पे जांच। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं दोस्तों कि रिपीटिंग सिग्नल ऑन की स्थिति में कैसा संकेत देता है। तो देखिए रिपीटिंग सिग्नल ऑन की स्थिति में एक पीला, कैसा देता है दोस्तों, एक पीला। अगला क्वेश्चन नंबर है 21, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन की स्थिति में कैसा संकेत देता है। देखिए दोस्तों कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन की स्थिति में कोई संकेत नहीं देता। कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है जब ऑन रहेगा तो उसमें कोई संकेत नहीं देता, ऑफ होने पर एक पीला देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे कि रिपीटिंग सिग्नल ऑन की स्थिति में एक पीला देता है और कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ होता है तो एक छोटी पीला देता है, ठीक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एक कोहरी लाइन में फेल हो जाए, सिंगल लाइन में, और स्टार्टर सिग्नल एडवांस से इंटरलॉक्ड हो तो लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा। PLC और उसके साथ में पेपर लाइन क्लियर के साथ में 3693 भी दिया जाता है। सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन जो है उसमें ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट यदि सिंगल लाइन में फेल हो जाता है और स्टार्टर सिग्नल वहाँ एडवांस सिग्नल से अटैच हो, ठीक, इंटरलॉक्ड हो, तो उस स्थिति में लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए PLC के साथ 3693 भी दिया जाएगा, ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है डाउन दिशा के लिए PLC टिकट फॉर्म नंबर क्या है। देखिए डाउन दिशा के तो D लगेगा, TD 1425, और वही अप दिशा के रहेगा तो C लगेगा, TC 1425, ठीक। यानी PLC टिकट के फॉर्म नंबर हैं TC 1425, TD 1425। तो जब अप दिशा के लिए होगा तो TC 1425 और जब डाउन के लिए होगा तो TD 1425। D से डाउन ध्यान रखिएगा तो C याद आ जाएगा, D से समझने के लिए डाउन याद रखिएगा कि TD 1425 जो है डाउन दिशा के लिए PLC टिकट फॉर्म नंबर है। तो अप दिशा के लिए C बच गया, TC 1425, ठीक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि TFC टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन को TFC बोलते हैं, टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग इसको हिंदी में बोलते हैं। ध्यान रखिएगा TFC क्या है, टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन है, हिंदी में क्या है, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग। तो TCF ऑन एक कोहरी लाइन में संचार खोलने के लिए जाने वाले साधन के दिन में दृश्यता स्पष्ट होने पर स्पीड कितना होगा। तो जब संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के बाद जब ऑन होता है सिंगल लाइन में संचार खोलने के लिए जो भी साधन जाएगा तो उसका स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कितना होगा दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक। संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के समय जो साधन जाएगा खोलने के लिए उसका स्पीड होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, टीएफसी ऑन सिंगल लाइन में संचार खोलने के लिए जाने वाले प्रथम साधन क्या होगा? प्रथम साधन होगा कौन? उस साधन में कई साधन है, लेकिन पहला साधन जो होता है लाइट इंजन द्वारा खोला जाएगा। पहले भेजे जाने वाला होगा लाइट इंजन, ठीक। उसके न रहने पे दूसरा विकल्प है, लेकिन उस लाइट इंजन का स्पीड कितना होगा? ठीक, तो अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली 26 नंबर प्रश्न है कि टीएफसी ऑन सिग्नल लाइन में संचार खोलने के लिए जाने वाले साधन को दिया जाने वाला प्राधिकार क्या होगा? वो कौन सा प्राधिकार लेके जाएगा? तो वो टीबी 602 लेके जाएगा। क्या लेकर के जाएगा? टीबी 602। ध्यान रखिए कि जब टीएफसी टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन जो है, टीएफसी टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन यानी संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग, इसके बाद जब गाड़ी का संचालन होता है तो जो पहली साधन भेजी जाएगी वो लाइट इंजन, उसका स्पीड क्या होगा? अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे कौन सा प्रपत्र दिया जाएगा? प्राधिकार, तो टीबी 602। क्या दिया जाएगा? टीबी 602। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कंडीशनल लाइन क्लियर मैसेज का फॉर्म नंबर क्या है? कंडीशनल सशर्त लाइन क्लियर संदेश, इसको हिंदी में बोलते हैं, सशर्त लाइन क्लियर संदेश, कंडीशनल लाइन क्लियर मैसेज। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखें, ये है दोस्तों TF 602 कंडीशनल लाइन क्लियर मैसेज, सशर्त लाइन क्लियर संदेश। क्या है? TF 602 कंडीशनल लाइन क्लियर मैसेज, सशर्त लाइन क्लियर संदेश, TF 602 को कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर प्रश्न है, डाउन दिशा के लिए कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट नंबर क्या है? तो देखिए डाउन दिशा के लिए TH 602 कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट नंबर, कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट नंबर है। अब देखिए कंडीशनल लाइन क्लियर मैसेज अलग है, ठीक, कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट नंबर ये अलग है, ठीक। तो कंडीशनल लाइन क्लियर मैसेज था TF 602, लेकिन कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट नंबर जो है डाउन दिशा अप दिशा दोनों के लिए अलग अलग है। तो डाउन दिशा के लिए कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट नंबर क्या है? TH 602। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन में, जब डबल लाइन में सिंगल लाइन वर्किंग होता है, सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन, डबल लाइन का सेक्शन है लेकिन एक लाइन बाधित होने के कारण या उस पर अवरोध हो जाती है तो सिंगल लाइन जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन, डबल लाइन में जब सिंगल लाइन वर्किंग होता है, जब गलत दिशा से गाड़ी जाएगी तो उसको अगले स्टेशन पर किस प्राधिकार पर रिसीव किया जाएगा? तो देखिए जब गलत दिशा से जाएगी तो लिखित प्राधिकार होगा, क्योंकि वो GR के 5.10 के तहत दिया जाता है। तो GR के 5.10 का कोई प्रपत्र पूर्वोत्तर रेलवे में नहीं है, ठीक। तो 5.10 के तहत इसे लिखित प्राधिकार पर रिसीव किया जाएगा, ठीक। आगे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 31 है, डबल लाइन में दुर्घटना होने पर लोको पायलट किस लाइन का बचाव पहले करेगा? डबल लाइन में जब दुर्घटना होती है तो लोको पायलट सबसे पहले बगल वाली लाइन का बचाव करता है। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, ट्रेन पार्ट होने पर लोको पायलट द्वारा कौन सी सीटी बजाई जाएगी? ध्यान दीजिए, ट्रेन पार्ट हो जाएगी तो लंबी छोटी, कैसा सीटी बजेगा? लंबी छोटी सीटी बजाई जाएगी। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ACP हो जाने पर लोको पायलट द्वारा कौन सी सीटी बजाई जाएगी? ध्यान दे दोस्तों, 2 छोटी 1 लंबी, जब ACP जिसको चैन पुलिंग बोलते हैं, ACP जब हो जाती है दोस्तों तो 2 छोटी 1 लंबी सीटी बजाई जाती हैं। ACP होने पर कैसी सीटी बजाई जाती है? 2 छोटी 1 लंबी। जब भी ACP हो दोस्तों तो 2 छोटी 1 लंबी सीटी बजाई जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34वां प्रश्न है दोस्तों, स्टेशन से गाड़ी बिना टेल बोर्ड के पास कर रही है तो स्टेशन मास्टर द्वारा अगले स्टेशन को कितना बीट देकर सूचित किया जाएगा? देखिए ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे बीट दिया जाता है, तब बिना टेल बोर्ड के रहेगी तो 6-2। ध्यान रखिए कि टेल बोर्ड टेल लैंप 2 अक्षर का है, टेल, ठीक, टेल बोर्ड या टेल लैंप यदि नहीं रहता है,
टेल 1, तो 6 विराम 2 बीट दिया जाता है। यदि गाड़ी वही विभाजित हो जाती है तो 6 विराम 3 बीट होता है। ठीक, वही गाड़ी जो है गलत दिशा में भाग गई है तो 6 विराम 4 बीट होता है। गाड़ी सही दिशा में भाग गई है तो 6 विराम 5 बीट होता है। ठीक, तो ध्यान रखें कि यदि गाड़ी हाँ एक और छोड़े, 6 विराम 1 बीट यानी रोको और जांच करो, 6 विराम 2 बीट गाड़ी बिना टेल बोर्ड के, 6 विराम 3 बीट गाड़ी विभाजित हो गई है, 6 विराम 4 बीट गाड़ी गलत दिशा में प्रवेश कर गई है, 6 विराम 5 बीट गाड़ी सही दिशा में प्रवेश कर गई है। तो यहाँ बिना टेल लैंप बिना टेल बोर्ड के हैं, इसलिए 6 विराम 2 बीट हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 6 विराम 2 बीट। ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या हुआ? बिना टेल लैंप बिना टेल बोर्ड के है। ठीक, 6.2 इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, इंजन पुशिंग ब्रेक 1 लीडिंग में हो तो मटेरियल ट्रेन के स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये अधिकतम होती है। स्पीड ये जो होता है अधिकतम होता है। ठीक, यानी कि इंजन पुशिंग और ब्रेक 1 लीडिंग में हो तो मटेरियल ट्रेन के स्पीड क्या होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 कि यदि लोको पायलट आउटर सिग्नल को पार करके होम सिग्नल से पहले खड़ा हो जाता है तो उसे किस प्रतिकार पर रिसीव किया जाएगा? T3693B पर, क्योंकि आउटर सिग्नल को पार कर गया है, होम सिग्नल से पहले खड़ा हो गया है। ठीक, तो इसे खराब मान के T3693B पर इसे रिसीव किया जाएगा। किस पे रिसीव किया जाएगा दोस्तों? T3693B पे। अगला 37 नंबर प्रश्न है, गाड़ी में डकैती होना किस वर्ग और किस प्रकार की दुर्घटना है? देखिए क्यू वर्ग की होता है, गाड़ी में जो डकैती होती है, छुराबाजी होती है, तो ये सब क्यू वर्ग के दुर्घटना है। और असामान्य घटना, जितने कानून से संबंधी मामला आते हैं वो असामान्य दुर्घटना नहीं घटना बोलते हैं, असामान्य घटना के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो गाड़ी में डकैती होना क्यू वर्ग के हैं, असामान्य घटना है। अगला सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैटल रन ओवर। किस वर्ग की दुर्घटना है? ये आर वर्ग के होता है। जब पशु जो है कट जाते हैं ट्रेन से, तो ट्रेन से पशु कटते हैं, इसको सीआरओ बोलते हैं, कैटल रन ओवर। ये आर वर्ग की दुर्घटना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, इसमें कुछ पशु जो है रेल उसको पशु नहीं मानते। कैसे? जैसे गधा, सूअर, मेमना, बकरा, कुत्ता, इसको जो है इसमें सबसे बड़ा जो है गधा है। ठीक, तो गधा, सूअर, मेमना, कुत्ता, इस सबको रेल के अनुसार पशु नहीं मानी जाती है, यानी इसके कटना सीआरओ के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, यही गाय कटे, भैंस कटे, साढ़ कटे, ये सब जानवर जो कटते हैं, घोड़ा कटे, तो ये सब जो है सीआरओ कहलाता है, कैटल रन ओवर। लेकिन गधा, सूअर, मेमना, कुत्ता ये सब सीआरओ में नहीं आता है। सीआरओ जो है आर वर्ग की दुर्घटना है। अगली क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 प्रश्न है, स्पैड का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों ध्यान दें, स्पैड एस से सिग्नल, पी से पास्ट, ए से एट, डी से डेंजर। ठीक, सिग्नल पास्ट एट डेंजर होता है। अगला 40 नंबर, रेल परिसर में आग लग जाना किस वर्ग की दुर्घटना है? क्यू वर्ग की है। रेल परिसर में आग लग जाना किस वर्ग की है? क्यू वर्ग की दुर्घटना है। 41 नंबर, न्यूट्रल जोन कहाँ पाया जाता है? न्यूट्रल जोन ए क्लास स्टेशन पे पाया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, न्यूट्रल जोन ए क्लास में, ठीक, स्टेशन सेक्शन बी क्लास में, ओवरलैपिंग जोन सी क्लास में। ठीक, ये तीनों को ध्यान रखिएगा। हाँ, रेल परिसर में आग लग जाना जैसे क्यू वर्ग के था। ठीक, रेलवे में डकैती होना क्यू वर्ग के, ये सब जो है कानूनी मामला है, ये सब क्यू वर्ग असामान्य घटनाएं होती हैं। हाँ, अब ये है कि न्यूट्रल जोन कहाँ पाया जाता है? ए क्लास स्टेशन पे। स्टेशन सेक्शन कहाँ पाया जाता है? बी क्लास स्टेशन पे। ठीक, ओवरलैपिंग जोन कहाँ पाया जाता है? सी क्लास स्टेशन पे। इसको ध्यान रखिएगा। 42 नंबर है, ओवरलैपिंग जोन की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 400 मीटर होती है। 43 नंबर है, सी क्लास स्टेशन पर अंतिम रोक सिग्नल क्या है? अंतिम रोक सिग्नल होम सिग्नल है। सी क्लास स्टेशन पे अंतिम रोक सिग्नल क्या है? ठीक, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सी क्लास स्टेशन पे फर्स्ट एंड लास्ट केवल होम ही होता है। आप सस्पेंस में पड़ जाइएगा कि अंतिम रोक सिग्नल तो एडवांस को बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सी क्लास पे ये होता नहीं है। ठीक, इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट उसी को मानिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 है, संरक्षा जंजीर की लंबाई कितनी होती है? तो 7 फीट में हो तो, सेंटीमीटर में 210 सेंटीमीटर।
ठीक, और मीटर में हो तो 2.10 मीटर होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 है, एक क्लास स्टेशन किस संकेती व्यवस्था में होती है? तो दो संकेती व्यवस्था में, एक क्लास जो है दो संकेती व्यवस्था में होती है। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर है, स्टेशन सेक्शन कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों बी क्लास के स्टेशन पे पाया जाता है। स्टेशन सेक्शन कहाँ पाया जाता है? बी क्लास स्टेशन पे। 47 नंबर है, यदि आईबी बोलते हैं इंटरमीडिएट ब्लॉक को। ठीक, तो आईबी सिग्नल ऑन हो तो लोको पायलट क्या करेगा? ये सी क्लास का स्टेशन होता है। तो यदि आईबी सिग्नल ऑन हो तो लोको पायलट क्या करेगा? पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से तुरंत बात करेगा। क्या करेगा? पिछले स्टेशन से के स्टेशन मास्टर से तुरंत बात करेगा। बात नहीं होने पर 5 मिनट रुकेगा, उसके बाद सतर्कतापूर्वक चलेगा। ठीक, आगे देखिए, तो आईबी सिग्नल ऑन है तो लोको पायलट क्या करेगा? पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से तुरंत बात करेगा। 48 नंबर प्रश्न है कि आईबीपी इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट का विवरण SWR यानी स्टेशन वर्किंग रूल, स्टेशन संचालन नियम के किस परिशिष्ट में है? ये परिशिष्ट F में है। ठीक, F में फ्लैग, हार्ट, इस सब का वर्णन आता है। ठीक, तो आईबीपी जो है एक तरह सी क्लास स्टेशन है, तो आईबीपी इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट का विवरण SWR के किस परिशिष्ट में है? F में। किस में है दोस्तों? F में। अगला प्रश्न है 49 नंबर, SWR में किस पार्ट में शंटिंग के बारे में दिया गया है? भाग 8 में, SWR के भाग 8 में शंटिंग का उल्लेख है, ध्यान रखें। अच्छा, अगला 50 नंबर है, वर्किंग टाइम टेबल, जिसको WTT कहते हैं। W से वर्किंग, T से टाइम, T से टेबल, वर्किंग टाइम टेबल। ठीक, WTT। ठीक, अच्छा, इसको कार्य संचालन समय सारणी हिंदी में कहते हैं। पर किन दो अधिकारियों का हस्ताक्षर होता है? तो PCOM और CPTM, PCOM CPTM के हस्ताक्षर होता है। PCOM और CPTM के। WTT पे किसका हस्ताक्षर होता है? PCOM CPTM। अगला प्रश्न है 51 नंबर, वर्किंग टाइम टेबल में गहरी काली रेखा किसको प्रदर्शित करती है? अस्थाई गति प्रतिबंध को। किसको करती है? अस्थाई गति प्रतिबंध जहाँ रहता है वहाँ पे गहरी काली रेखा दिया होता है वर्किंग टाइम टेबल में, तो ये अस्थाई गति प्रतिबंध को प्रदर्शित करती है। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नोटिस स्टेशन से आप क्या समझते हैं? तो जिस स्टेशन से सतर्कता आदेश जारी होता है वो नोटिस स्टेशन है। जिस स्टेशन से सतर्कता आदेश जारी होता है वो नोटिस स्टेशन है। ध्यान रखें दोस्तों, जहां से सतर्कता आदेश जारी हुआ नोटिस स्टेशन है। 53 नंबर, अनुस्मारक सतर्कता आदेश यानी रिमाइंडर का सन ऑर्डर के फॉर्म नंबर क्या है? TB 409 को रिमाइंडर का सन ऑर्डर बोलते हैं। TB 409 क्या है? रिमाइंडर का सन ऑर्डर, अनुस्मारक सतर्कता आदेश। ध्यान रखिए कि T 409 सतर्कता आदेश, TA 409 नील सतर्कता आदेश और TB 409 अनुस्मारक सतर्कता आदेश है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्किंग टाइम टेबल की जानकारी GR के किस नियम में है? तो 4.07 में। वर्किंग टाइम टेबल की जानकारी GR के किस नियम में है? 4.07 में। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, रेल सेवक के आचरण GR के किस नियम में है? 2.10 में। रेल सेवक के आचरण कहाँ दिया गया है GR के किस नियम में? 2.10 में रेल सेवक के आचरण का वर्णन है, 2.10। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, रनिंग लाइन को रनिंग लाइन से अलग करने के लिए अलगाव के कितने साधन हैं? 3 है जो रनिंग लाइन से रनिंग लाइन को अलग करता है। रनिंग लाइन से रनिंग लाइन को अलग करने वाला अलगाव के साधन सेंडम, स्नेक डेड एंड और डेरिलिंग स्विच, ये 3 है जो कि रनिंग लाइन से रनिंग लाइन को अलग करता है। अगली प्रश्न 57 नंबर, SWR के किस पार्ट में VTO के बारे में दिया गया है? VTO का फुल फॉर्म होता है विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, तो ये भाग 10 में दिया गया है। SWR के भाग 10 में VTO का वर्णन है। अगली प्रश्न 58 नंबर, संपार के बारे में जानकारी GR के किस अध्याय में दिया गया है? 16 में। संपार के बारे में जानकारी अध्याय 16 देखिए 100 से 16, 100 से संपार ट्रेक याद रखने के लिए। तो GR में जो 18 अध्याय है, ठीक, 17वां में इलेक्ट्रिफिकेशन है, 14वां में ब्लॉक संचालन नियम है, तो 16 में जो है संपार का वर्णन है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, ठीक, 59 नंबर कि GR के किस अध्याय में सबसे कम नियम है? ठीक, तो 18 में, चैप्टर 18 में केवल एक ही नियम है, तो सबसे छोटा अध्याय चैप्टर 18, उसमें केवल एक नियम है GR। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, देखिए GR का सार आप पढ़ रहे हैं,
ठीक ना। तो 60 नंबर है, सीसी रैक के बीपीसी की वैधता 7500 किलोमीटर है, तो वह कितने दिन के लिए वैलिड होगा। देखिए 7500 किलोमीटर है तो 35 दिन के लिए वैलिड। सीसी रैक के बीपीसी की वैधता 7500 किलोमीटर या 35 दिन होता है, तो कितने दिन के लिए वैलिड होगा दोस्तों, ये वैलिड होगा 35 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 35 दिन के लिए वैलिड होगा। आगे देखिए 35 दिन के लिए वैलिड होगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, सीसी रैक के बीपीसी की प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर परसेंटेज। प्रारंभिक स्टेशन पे 100% होता है ब्रेक पावर परसेंटेज। कितना होता है दोस्तों प्रारंभिक स्टेशन पे, 100%। अगला 62 नंबर, सीसी रैक के बीपीसी का कलर कोड क्या है, पीला है। कैसा है कलर कोड, पीला। अगला 63 नंबर, सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन में गलत दिशा से जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट अगले स्टेशन को किस सिग्नल पर रुकेगा। देखिए सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन पे जब टीएसएल के दौरान, टीएसएल होता है यानी कि डबल लाइन पे सिंगल लाइन वर्किंग होता है, तो जाने वाली गाड़ी को लोको पायलट अगले स्टेशन के किस स्टेशन पर रुकेगा। तो ध्यान रखिए सही दिशा के प्रथम रोक सिग्नल पर रुकता है। जब सही दिशा वो होती है जिधर से गाड़ी हमेशा जाती है, ठीक, और उसके विपरीत दिशा में चलती है तो वो गलत दिशा होता है। तो सही दिशा के प्रथम रोक सिग्नल पर या गलत दिशा के अंतिम रोक सिग्नल पर, जो भी पहले पड़े, ठीक। सही दिशा के प्रथम रोक सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, ठीक, जैसे होम हो इत्यादि। गलत दिशा के अंतिम रोक सिग्नल जैसे एडवांस है इत्यादि, जो पहले पड़े उसी पे रुकेगा। अगली प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, टीएफसी ऑन सिंगल लाइन में संचार खोलने के बाद जब इंजन वापस आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक। टीएफसी टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सिंगल लाइन में संचार खोलने के बाद जब इंजन वापस आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। इंजीनियरिंग गति प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल स्पीड होगा। क्या होगा, इंजीनियरिंग गति प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल स्पीड होगा, ठीक। अगली प्रश्न 65 नंबर है, टीए 1425 क्या है। लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज आउटवर्ड। टीए 1425 लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज आउटवर्ड और टीबी 1425 लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज इनवर्ड। यानी आउटवर्ड में टीए और इनवर्ड में टीबी। टीए 1425 लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज आउटवर्ड और टीबी 1425 लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज इनवर्ड। अगला 67 नंबर प्रश्न है, EUUYN बटन को क्या कहते हैं। इमरजेंसी रूट कैंसिलेशन, इमरजेंसी रूट रिलीज बटन है। क्या है, रूट रिलीज। इमरजेंसी में रूट रिलीज जब करना होता है तो EUUYN का उपयोग किया जाता है। EUUYN बटन को क्या कहते हैं, इमरजेंसी रूट रिलीज बटन, ठीक। अगला प्रश्न 68 नंबर, रेल रोको आंदोलन किस उपवर्ग के अंतर्गत आता है। Q6। ध्यान रखिए कि क्यू में चाहे रेल में डकैती हो, रेल में छुराबाजी हो, रेल रोको आंदोलन हो, ये सब क्यू में आते हैं। लेकिन रेल रोको आंदोलन क्यू के ही भाग है, 6 भाग होता है, तो ये Q6 में आता है। यानी कि क्यू भाग के कितने उपवर्ग होते हैं, तो 6 उपवर्ग होते हैं, ठीक। जैसे जो दुर्घटना को 16 वर्गों में बांटा गया है तो उसका उपवर्ग है ना, जैसे ए के 5 उपवर्ग हैं, ठीक, बी के 7 है, सी के 9 है, डी के 6, तो इसी तरह से क्यू का 6 उपवर्ग है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 है, यात्री ले जा रही गाड़ी का पार्ट होना किस उपवर्ग के अंतर्गत आता है। J3 में आता है। देखिए गाड़ी जब पार्ट हो गई या इंजन में खराबी हो गया, चल स्टॉक में खराबी हो गया, तो जे वर्ग की दुर्घटना है। लेकिन जे में यदि ऑप्शन देता है, जे में 10 उपवर्ग होते हैं, जे का J1 से J10 तक, तो गाड़ी का पार्ट होना जो है J3 के अंतर्गत आता है, ठीक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि गंभीर दुर्घटना की जांच सीआरएस करने में असमर्थ है तो दुर्घटना की जांच कौन करेगा। दोस्तों यदि सीआरएस करने में असमर्थ है तो दुर्घटना के जांच महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त विशिष्ट प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी करेगा। यानी एसएजी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएजी, महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। एसएजी को फुल फॉर्म होता है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, यानी एसएजी करेगा, जो कि महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त होगा। सीआरएस यदि जांच करने में असमर्थ है तो उस गंभीर दुर्घटना के जांच जो सीआरएस जांच करने में असमर्थ है तो कौन करेगा,
एसएजी करेगा। अगला प्रश्न 71 नंबर, A1 से A4 को छोड़कर बाकी परिणामी ट्रेन दुर्घटना की जांच कौन करेगा? तो ये डिप्टी सीएसओ करते हैं, महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त डिप्टी सीएसओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, दुर्घटना जांच की रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर जमा कर दी जाती है? देखिए, डी से दुर्घटना की तिथि होती है और उसके 7 दिन बाद दुर्घटना जांच की रिपोर्ट, उसके 7 दिन बाद नहीं, 7 दिन के अंदर, ठीक, जमा कर देनी चाहिए। D+7 इसका सही आंसर होगा। डी दुर्घटना की तिथि होती है और उसके 7 दिन के अंदर जमा करना होता है, इसीलिए इसको D+7 से सूचित किया जाता है। ठीक, दुर्घटना जांच की रिपोर्ट कितने दिन के अंदर जमा कर देनी चाहिए? D+7। अगला 73 नंबर क्वेश्चन, दुर्घटना के समय गार्ड सबसे पहले क्या नोट करेगा? दुर्घटना का समय नोट करेगा कि कितने बजे दुर्घटना हुई, सबसे पहले गार्ड दुर्घटना के समय, उसके बाद कारण लिखे, उसके बाद मतलब सबसे पहले समय, उसके बाद अपना दुर्घटना में कर्तव्य को निभाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74 है, TBU कितने साल पे किया जाता है? दोस्तों 3 साल पे किया जाता है। TBU कितने साल पे किया जाता है? 3 सालों पर। अगला प्रश्न है 75 नंबर, IBP किस क्लास का स्टेशन है? दोस्तों C क्लास का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य GR के किस नियम में है? 2.11 में संरक्षा सुदृढ़ का कर्तव्य GR के किस नियम में है? 2.11। जैसे 2.10 में रेल सेवक का आचरण है तो 2.11 में, यानी 2.10 में रेल सेवक का आचरण है तो 2.11 में संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77 है, ब्लॉक फॉरवर्ड कहाँ किया जाता है? तो उत्तर है दोहरी लाइन में अगले ब्लॉक सेक्शन के लिए। अगला प्रश्न 78 नंबर, न्यूट्रल सेक्शन से कितने मीटर पूर्व दूसरा और पहला इंडिकेशन बोर्ड लगाया जाता है? तो न्यूट्रल सेक्शन से 250 और 500 मीटर पूर्व दूसरा और पहला इंडिकेशन बोर्ड लगाया जाता है। पहला इंडिकेशन बोर्ड न्यूट्रल सेक्शन से 500 मीटर पूर्व और दूसरा इंडिकेशन बोर्ड 250 मीटर पूर्व लगाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79, जब कार्यस्थल से स्टॉप इंडिकेटर 30 मीटर की दूरी पर लगा है तो कशन इंडिकेटर से स्टॉप इंडिकेटर के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए 1170 मीटर होगा। टोटल 1200 मीटर होता है, इसमें 30 मीटर दूरी पे स्टॉप इंडिकेटर है तो बच गया 1170 मीटर। ठीक, कार्यस्थल से जो कासन इंडिकेटर होता है वो 1200 मीटर पे होता है, उसमें 30 मीटर पे स्टॉप इंडिकेटर लगा है। तो अब स्टॉप इंडिकेटर से कासन इंडिकेटर के बीच की दूरी कितनी होगी? ध्यान दे दोस्तों, जैसे ये हो गया कार्यस्थल, ठीक, यहाँ से 30 मीटर दूरी पे स्टॉप इंडिकेटर, यहाँ से जो हो गया 1170 मीटर दूरी पे कासन इंडिकेटर लगा है। टोटल दूरी हो गया 1200 मीटर। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 1200 मीटर। लेकिन यहाँ 30 मीटर ये है, 1170 ये है। ठीक, तो ये टोटल हुआ 1200 मीटर। ध्यान दें, तो जब कार्यस्थल से स्टॉप इंडिकेटर 30 मीटर की दूरी पर है तो कासन इंडिकेटर से स्टॉप इंडिकेटर के बीच की दूरी 1170 मीटर होगा। ठीक, इसको बढ़िया से ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 है कि डिस्टेंस सिग्नल होम सिग्नल से कितने मीटर के दूरी पर लगाया जाएगा जब इनर डिस्टेंस दिया गया हो? जब इनर डिस्टेंस दिया गया हो तो ये 2000 मीटर के दूरी पे होता है। कितना होता है? 2000 मीटर, क्योंकि इनर डिस्टेंस 1000 है, 2000 मीटर। अगला 81 नंबर प्रश्न है, ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड का विवरण GR के किस नियम में है? GR के 8.14 नहीं बोलेंगे, 14 में ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड का नियम लिखा हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82, शंटिंग के दौरान इंजन को अपने से दूर भेजने के लिए हरी झंडी को ऊपर नीचे करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? हरी झंडी को ऊपर नीचे। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83, B क्लास एकहरी लाइन बहुसंकेती व्यवस्था में लाइन क्लियर देने के बाद एडवांस या शंटिंग लिमिट बोर्ड, ठीक, या वो रहता भी है वहाँ, या तो एडवांस सिग्नल या शंटिंग लिमिट बोर्ड रहता है। तो एडवांस या शंटिंग लिमिट बोर्ड तक शंटिंग करनी है तो गाड़ी के संभावित आगमन से कितने मिनट पहले शंटिंग बंद कर देनी चाहिए? 10 मिनट दोस्तों, क्योंकि 10 मिनट सिग्नल झुकाने का शर्त है, इसीलिए 10 मिनट पहले शंटिंग बंद कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84 है, हाइट गेज गेट पोस्ट से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? दोस्तों गेट पोस्ट से ये 8 मीटर के दूरी पे होता है हाइट गेज, ठीक, जिसकी ऊंचाई होती है, ठीक, 4.67 मीटर।
ठीक, 4.67। अगला हाइट गेज की, अगला प्रश्न है हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों 4.67 मीटर, 4.67 मीटर हाइट गेज की ऊंचाई होती है। ये पहले सीरीज में भी डाला गया था, तो कोई कमेंट किया था कि 4.78, लेकिन नहीं, पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसा नहीं है। आप पूर्वोत्तर रेलवे के जीआर निकाल के चैप्टर नंबर 16 में देख सकते हैं या चैप्टर नंबर 17 में भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 17 में दिया हुआ है। तो हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है, 4.67 मीटर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86 है कि रेल संपत्ति का कितने रुपए का नुकसान हो जाए तो दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना मानी जाएगी। 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो तब दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना मानी जाएगी। ध्यान रखें दोस्तों, 2 करोड़ रुपया तक के नुकसान होने पे नहीं, 1 रुपया भी अधिक होनी चाहिए। तो 2 करोड़ से अधिक लिखा हुआ है गंभीर दुर्घटना के लिए, ठीक ना। आईपीसी के धारा 320 के अनुसार मानव जीवन की क्षति हुई हो या 2 करोड़ रुपया से अधिक की नुकसान हुई हो, ठीक, तो उसे गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में माना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87 है कि जब दुर्घटना बाहरी स्टेशन पे हुई हो, मेन लाइन साफ है, एआरटी चाहिए, लोग हताहत हुए हैं, तो कितना हूटर बजेगा। दोस्तों 3 लंबा 1 छोटा हूटर, ठीक, 3 लंबा 1 छोटा हूटर। ध्यान दीजिए कि 3 लंबा कब बजता है, जब मेन लाइन साफ होता है तो 3 लंबा बजता है। एआरटी चाहिए, मेन लाइन साफ है, एआरटी चाहिए, तब 3 लंबा, और उसके साथ एआरएमवी भी चाहिए, एआरएमवी, तो 1 छोटा हो जाता है। तो लोग जब हताहत हुए हैं तो एआरएमवी भी चाहिए, इसलिए 1 छोटा, 3 लंबा 1 छोटा। यानी कि जब बाहरी स्टेशन पे दुर्घटना हुई है, केवल बाहरी स्टेशन के लिए देखिए, केवल बाहरी के लिए 3 और 4 हूटरों का प्रयोग होता है। तो उसमें जब बाहरी स्टेशन पे हुई है, मेन लाइन साफ है, एआरटी चाहिए, तो 3 लंबा, मेन लाइन साफ है, एआरटी चाहिए, और साथ में एआरएमवी भी, या लोग हताहत हुए हैं तो एआरएमवी भी चाहिए, तब 1 छोटा। मेन लाइन यदि जाम हो जाएगा तब 4 लंबा, एआरटी चाहिए, मेन लाइन जाम है, एआरटी चाहिए, तो 4 लंबा। मेन लाइन जाम है, एआरटी चाहिए, और लोग हताहत भी हुए हैं, तो 4 लंबा 1 छोटा। ये पूर्वोत्तर रेलवे के दुर्घटना नियमावली के अनुसार है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 88, 2 हूटर के बीच कितना समय अंतराल होता है। दोस्तों 5 सेकेंड होता है। कितना होता है, 5 सेकेंड का समय अंतराल होता है। अगला प्रश्न, एआरटी को रात में निकलने का समय क्या है। एआरटी को 45 मिनट, रात में 45 मिनट और दिन में 30 मिनट। ध्यान रखिए, कई जगह कन्फ्यूजन दिया हुआ है, लेकिन उस कन्फ्यूजन में आप न पड़िए, ठीक। और पूर्वोत्तर रेलवे के दुर्घटना नियमावली में किसी विशेष स्टेशन जैसे बरेली सिटी, कासगंज, ठीक, तो ये सब विशेष स्टेशनों का दिया हुआ है। हालांकि आपको स्टेशन के नाम से नहीं पूछा जाएगा, तो आप एआरटी के लिए दिन में 30 मिनट, रात में 45 मिनट याद रखिए। और यदि एआरएमवी का पूछता है तो सिंगल लाइन एग्जिट साइडिंग से निकलने के लिए 20 मिनट और डबल एग्जिट साइडिंग से निकलने के लिए 15 मिनट। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90 है कि यदि लोको पायलट स्टार्टर को ओवर शूट करके एडवांस से पहले खड़ा हो जाता है, स्टार्टर को ओवर शूट कर गया, एडवांस से पहले खड़ा हो गया, तो उसे कौन से प्राधिकार पर बैक किया जाएगा। देखिए बैठ लिखा गया है, बैक किया जाएगा T8 से 6 शंटिंग आदेश पे, उसे शंटिंग आदेश पर बैक कर लिया जाएगा पीछे। T8 से 6 शंटिंग आदेश पे सबसे पहले उससे लिखित रूप से ले लेंगे, उसके बाद T8 से 6 शंटिंग आदेश देकर उसे बैक कर लेंगे, ठीक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91 है, 2 OHE मास्ट के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है। 72 मीटर अधिकतम होती है, ठीक। 2 OHE मास्ट के बीच अधिकतम 72 मीटर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, और ये जीआर के चैप्टर नंबर 17 से है। अगला प्रश्न नंबर 92 है, अस्थाई सिग्नल को प्रयोग में लाने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है। सीआरएस का। अस्थाई सिग्नल को प्रयोग में लाने के लिए सीआरएस की अनुमति आवश्यक है। 93 नंबर, शंटिंग में किस सिग्नल को ऑफ किया जा सकता है। स्टार्टर सिग्नल को ऑफ किया जा सकता है आवश्यकता पड़े तो, ठीक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, स्वचालित रोक सिग्नल को 2 पीला संकेत में पार करने पर कोहरे में गति क्या होगी। 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितना होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न 95, अवरोध के कारण गाड़ी के आगे न जाने पर लोको पायलट द्वारा कौन सी सीटी बजाई जाएगी? 4 छोटी सीटी। जब अवरोध के कारण गाड़ी आगे नहीं जा रही है, अवरोध के कारण गाड़ी आगे न जाने पर लोको पायलट द्वारा कौन सी सीटी बजाई जाएगी? 4 छोटी सीटी। अगला क्वेश्चन नंबर 96 है, दोहरी लाइन में एडवांस स्टार्टर खराब होने पर कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? 369 3B दिया जाएगा दोस्तों। डबल लाइन में ध्यान रखिएगा, इस सिंगल लाइन के नहीं बता रहे हैं। डबल लाइन में जब एडवांस स्टार्टर खराब हो जाए तो T369 3B दिया जाएगा। ठीक, सिंगल लाइन हो तो PLC देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अप के लिए TC 1425, डाउन के लिए TD 1425। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि डबल लाइन में एडवांस स्टार्टर खराब हो जाए तो कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? T369 3B। अगला 97 नंबर, लाइन क्लियर के लिए संचार के कितने मान्य साधन है? 6 मान्य साधन कितने हैं दोस्तों संचार के? 6। अगला 98 नंबर, ए श्रेणी रेल पथ के पूर्ण रूप से कितने घंटे तक अवरुद्ध होने पर रेलवे बोर्ड को सूचित किया जाएगा? 3 घंटा। ए श्रेणी के, जिसकी ए श्रेणी का रूट उसको माना जाता है जिस पर स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो ए श्रेणी के रेल पथ पूर्ण रूप से यदि 3 घंटा अवरोधित हो जाए, ठीक, तो रेलवे बोर्ड को सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न 99 नंबर, ठीक, नॉन इंटरलॉक फेसिंग कांटे पर अधिकतम गति कितनी होती है? नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट है, फेसिंग कांटा टेलिंग नहीं है, तो नॉन इंटरलॉक फेसिंग कांटे पर अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, नॉन इंटरलॉक है चुके। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। ठीक, रेल दुर्घटना में क्षतिपूर्ति का भुगतान रेलवे एक्ट के किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? देखिए, धारा 124 के अनुसार रेल दुर्घटना में क्षतिपूर्ति का भुगतान जो होता है, अनुग्रह राशि, वो धारा 124 के अनुसार दिया जाता है। ठीक, अच्छा, ये रेल दुर्घटना में यदि रेल की गलती होती है तो धारा 124 के अनुसार। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज देखने के लिए अगले में बने रहे। धन्यवाद।